हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है ईंटें मनकी तथा अस्थियां। इस चैप्टर के लिए आपका पार्ट नंबर चौथा होने वाला है। इससे पहले 3 पार्ट बना चुके हैं इस चैप्टर के लिए। अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। तो जैसे कि आपको पता है कि शिल्प उत्पादन के लिए लोग कच्चे माल का प्रयोग करते थे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो ये शिल्प उत्पादन में जो कच्चा माल प्रयोग करते थे, ये कहाँ से मंगाते थे इस कच्चे माल को, मतलब कि ये कौन सी नीतियाँ ये अपनाते थे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, वही कि आपको इस टॉपिक में बताया गया है। ठीक है, तो हड़प्पावासी 2 नीतियों का प्रयोग करते थे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। पहला बताओगे बस्ते स्थापित करना, दूसरा बताओगे अभियान भेजना। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बस्ते स्थापित करना। तो इन्होंने क्या करा, नागेश्वर और बालाकोट जहाँ का इनको संघ आसानी से मिल जाते थे, वहाँ उन्होंने क्या करा, इन्होंने बस्ते स्थापित कर ली। ऐसी और कुछ जगह भी, जैसे अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान का शोर टू गई, जहाँ से इनको नीले रंग के पत्थर लाजवद मणि मिल जाते थे। लोथल से इनको कार्नेलियन मिल जाता था। ऐसे अगर आप बता सकते हो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से इनको शेलखड़ी मिल जाता था। ठीक है, और एक और आपका रह गया यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, जहाँ से इनको धातु प्राप्त होता था। तो मैंने वो कुछ पुरस्थल बताए जहाँ पर इन्होंने क्या बस्ते स्थापित करी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। अब आगे हम बात करते हैं दूसरी नीति की, वो है अभियान भेजना, जिससे कच्चा माल ये प्राप्त किया करते थे। ठीक है, तो ये राजस्थान का जो खेजड़ी अंचल वाला इलाका है, वहाँ से तांबे के लिए ये अभियान भेजते थे, और दक्षिणी भारत में सोने के लिए क्या ये अभियान भेजते थे। ठीक है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो जब अगर आपके एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ठीक है, तो ये जो अभियान ये भेजते हैं, इसके माध्यम से क्या करते थे, स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। ठीक है, इन अभियानों के माध्यम से जो ये भेजते थे कच्चे माल के लिए। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हड़प्पा पुरावस्तुएं क्या है, इसकी संकेतक है। ठीक है, समझ गया तक। और हमें देखिए खेतड़ी क्षेत्र में, जो राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उसको गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया गया है। ठीक है, अब नोट कर लो भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वही खेतड़ी क्षेत्र में साक्ष्य को किस संस्कृति का नाम दिया गया है, तो आप क्या बताओगे, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम। ठीक है, समझ गया तक। अब आगे हम बात करते हैं सुदूर क्षेत्र संपर्क, कि हड़प्पा वासियों का सुदूर क्षेत्रों के साथ कोई संपर्क था। ठीक है, तो वही क्या आपको इस टॉपिक में पता चलेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आप क्या बताओगे, तो तांबा है, ये ओमान से भी लाया जाता था। ठीक है, पहले हमने देखा खेजड़ी अंचल से लाया जाता था राजस्थान की। ठीक है, लेकिन जो तांबा है ये ओमान से भी लाया जाता था। तो ये दर्शा क्षेत्र संपर्क दर्शा रहा है। आज हम बात करते हैं ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु। ठीक है, जो हड़प्पाई पुरावस्तुएं हैं, दोनों में क्या है, हमें क्या मिले, निकल के अंश मिले हैं। ठीक है, जो क्या दर्शा रही है, सुदूर क्षेत्र संपर्क दर्शा रही है। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों में क्या है, निकल के अंश देखने को मिलते हैं। समझ गए यहाँ तक। आगे मैं बात करूं तो एक हड़प्पाई मर्तबान, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान, जिसके ऊपर यह काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, हमें क्या मिला, ओमानी स्थलों से मिला है। ठीक है, इसकी मैं आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा तो आप देख लेना। ठीक है, इस मर्तबान को, तो ये कहाँ मिला है, हमें ओमानी स्थलों से मिला है। ठीक है, तो क्या दर्शा रहा है, ये सुदूर क्षेत्र में संपर्क दर्शा रहा है। ठीक है, हड़प्पा वासियों का। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली कुछ अन्य पुरातात्विक खोजों में क्या हड़प्पाई मोरे आती हैं, बाट आते हैं, पासे आते हैं, मनके आते हैं, जिससे क्या पता चलता है, सुदूर क्षेत्रों में संपर्क के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या, ये अन्य खोजे हैं। समझ गए यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की, मोहरे, लिपि तथा बाट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मोहरे और मुद्रांकन की। तो मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। ठीक है, जो मोहरे होगा तो मुद्रांकन है, इसका प्रयोग जो लंबी दूरी का संपर्क है, लंबी दूरी का व्यापार है, ठीक है, उसको का सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब जो मुद्रांकन किया जाता था, तो उससे क्या है, प्रेषक का पता चल जाता था। ठीक है, कि भाई किसने भेजा है, तो ये क्या काफ़ी बेनिफिशियल था। ठीक है, समझ गया तक। अब आगे हम बात करते हैं इनकी लिपि की। आपका जो टॉपिक है एक रहस्यमय लिपि, तो उसको एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया है, कुछ तो कारण होगा। रहस्यमय लिपि इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हमारे लिए सब अनजान है। ठीक है, एक तरह से मिस्ट्री है भाई, है क्या इसमें, लिखा क्या है। अगर जिस दिन हमने इनकी लिपि को पढ़ लिया, पता नहीं क्या इतना कुछ हमें पता चलेगा जो हमें पता भी नहीं था इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी पता है वो भौतिक साक्ष्यों से ही हमें पता चलता है इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी लिपि की, इनकी लिपि की विशेषताओं की। ठीक है, तो जो मोहरों पर बना चित्र है, ठीक है, जो ये चित्र बनाए जाते हैं, इनके मोहरों पर चित्र बने हैं, तो आपके स्क्रीन पर मैं इमेज लगा दूंगा। ठीक है, मोहरों की, तो आप देख लेना कि किस प्रकार से चित्र बने हुए हैं मोहरों पर।
तो ये क्या है, इन पर लोगों को क्या इसका अर्थ सांकेतिक रूप से बताते थे, ठीक है, जो चित्र हैं। और जो सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह देखने को मिले हैं, ठीक है, जो सबसे लंबा अभिलेख मिला देखने को मिला है उसमें 26 चिन्ह मिले हैं। इन्हीं की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये सब आपको उनकी विशेषता बता रहा हूँ, आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। और हम बात करें इस लिपि में चिन्हों की संख्या, तो इनमें चिन्हों की संख्या काफ़ी अधिक है, ठीक है, लगभग 375 से लेकर 400 के बीच है। सबसे लंबे अभिलेख में हमें 26 मिले, लेकिन चिन्हों की संख्या कितनी है, लगभग 375 से 400 के बीच है, ठीक है। अगला आप बता सकते हो ये लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मोहरे में मिली है तो उसमें क्या है ना कि कुछ मोहरों पर दाई और चौड़ा अंतराल है और बाई ओर क्या है छोटा है, ठीक है, संकुचित हो गया है, ठीक है। जैसे कि जिससे क्या लगता है, हम क्या कह सकते हैं कि जो उत्कीर्णन है, मतलब कि जो लिपि पर कुछ अंकित कर रहा है, कुछ उत्कीर्ण कर रहा है, वो बाई ओर से लिखना चालू करता है और बाद में जो बाई ओर का स्थान है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये दाई ओर से लिखना चालू करते थे और बाई ओर का यह स्थान कम पड़ जाता था, इसलिए क्या है, ये प्रमाण है कि दाई ओर से लिखना चालू करते थे और दाई से बाई ओर ये लिखते थे, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और आगे बता सकते हो जैसे कि आपका विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, वहाँ पर क्या हमें लिखावट देखने को मिली है, जैसे कि मोहरे, तांबे के औजार, मर्तमान के अमवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि की छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पत्र। तो इसमें क्या हमें कुछ लिखावट देखने को मिली है, ठीक है, समझ गया, तो जिसको क्या अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। आगे हम बात करते हैं बाट की। तो जो बाट है आपके एग्जाम में 1 मार्क में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये चट्टानक पत्थर से बनाए जाते थे, ये घनाकार होते थे, ठीक है। और छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। और धातु से बने तराजू के पलड़े भी क्या हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक, तो ये क्या आप बाट के बारे में बता सकते हो।